फ्रेंड्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे। कोलिगेटिव में लास्ट बचा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आओ देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर्स। तो ऑस्मोटिक प्रेशर्स पढ़ने से पहले कई सारे चीज़ जानना होगा कि ऑस्मोसिस क्या होती है या डिफ्यूज़न क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग लिख लिया डिफ्यूजन्स। डिफ्यूजन में लिखिए, लिखो नेट मूवमेंट्स ऑफ एनी सब्सटेंस, नेट मूवमेंट ऑफ any substance from the region of higher concentration to lower concentration, from the region of higher concentration to the region of lower concentrations, higher concentration to the region of lower concentrations until the concentration same on both sides, until the concentration same the both sides। इसका मतलब क्या है, डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे ये है, मान लो ये मेम्ब्रेन लगा है, मेम्ब्रेन है और ये कंसंट्रेशन C1 है, कंसंट्रेशन C2 है। अगर मान लो ये सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन वाला पार्ट है, और ये जो है आपका सॉल्वेंट है, तो आप जानते हैं ये सॉल्यूशन है तो इसमें क्या होगा, सोलूट की मात्रा ज़्यादा होगी। और ये मान लो प्योर सॉल्वेंट है तो सिर्फ सॉल्वेंट ही रहेगा। तो होगा क्या, ये सॉल्वेंट जो है मूव करेंगे, इधर से इधर करेगा। तो ये जरूरी नहीं खाली सॉल्वेंट मूव करेंगे, ये डिफ्यूजन का मतलब है ये सोलूट भी मूव करेंगे, इधर से भी, मतलब इधर की सॉल्वेंट तो इधर वाले भी सॉल्वेंट मूव करेंगे। हमने ये नहीं कहा है कि सोलूट जो है मूव नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं ये वर्ड कह देता कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स हैं तब ये अलग बात होती। मैंने SPM नहीं कहा, हमने मेम्ब्रेन कहा है। तो मेम्ब्रेन का मतलब आपको ये सोचना होगा कि कौन सा मेम्ब्रेन्स है। अगर ये SPM होगा तब आप क्या बोलेंगे कि इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं जो सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देंगे। तो ये तो हमने मेम्ब्रेन कहा है तो दोनों तरफ फ्लो होगी, और दोनों तरफ फ्लो होगी तो एक ऐसी कंडीशंस आएगी, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप बोलते हैं, कहते हैं कि ये जो है डिफ्यूजन है। अब आप जानते हैं कि सॉल्यूशन है तो इसमें जो है आप कह सकते हैं सोलूट यहाँ पे एक्सिस में होगी, ये कह दीजिए सोलूट यहाँ पे एक्सिस में होगी, और ये सॉल्वेंट है तो इसमें कहेंगे कि सॉल्वेंट एक्सिस में है। तो कंसंट्रेशन ये ज़्यादा है, यानी सोलूट की मात्रा ज़्यादा है। हमने कहा कि नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी मूवमेंट इधर भी होगा और मूवमेंट इधर भी होगा, दोनों तरफ मूवमेंट होंगे। अब अगर मैं इस मेम्ब्रेन को चेंज कर देता हूँ, क्या बोल देता हूँ इसको, कि अब ये मेम्ब्रेन होगा SPM, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अगर हो जाता है तब इस चीज़ को हम बोलेंगे, आप कहेंगे ऑस्मोसिस। तो हेडिंग लिखिए ऑस्मोसिस। तो आते हैं ऑस्मोसिस क्या है। ये मेम्ब्रेन में चेंज करने आ रहा हूँ, अभी तो डिफ्यूजन था, अब आता है वर्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस अगर आप समझ जाएंगे
तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझ जाएंगे, ठीक है। तो ऑस्मोसिस, आप एनसीईआरटी में अगर जाएंगे तो कोई डायग्राम बना होगा, आप देख सकते हैं डायग्राम, तो डायग्राम से समझाते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एसपीएम लगा दिया, ये क्या है, एसपीएम, सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन है। ये सॉल्यूशंस है और ये आपका सॉल्वेंट। देखिएगा एसपीएम है, तो आपकी अगर इसमें डिफिनेशन लिखें तो क्या होगा, आपकी जो है एसपीएम है, तो ये एसपीएम क्या करेगी, सिर्फ जो है किसको जाने देगी, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को जाने देगी, इसमें से सोल्यूट को जाने नहीं देगी। इसका मतलब सोल्यूट क्या हो गए, प्रिवेंट हो गए, सोल्यूट जो है नहीं जाने देगी, किसको पास करेगी, सिर्फ सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट इसमें जाने देंगे। फिर वही, तो क्या होगा, यहाँ पे जो है आप कहेंगे कि ये कंसंट्रेशंस ज़्यादा है और यहाँ पे कंसंट्रेशंस कम है। अगर इसको आप C1 कहेंगे, ये C2 कहेंगे, तो क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से फ्लो करेगा, ठीक है, इधर से फ्लो करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, फिर ये बात बोलता हूँ कि इधर के भी जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी फ्लो करेंगे। ये क्वेश्चंस आ चुका है, नेट वर्ड होता है, नेट फ्लो। नेट का मतलब जैसे मान लो इधर फ्लो हो रहा है, इधर फ्लो हो रहा है, आ रहा है, तो इसके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी इधर मूव करेंगे। लेकिन रिजल्टेंट क्या होगी, जैसे मान लीजिए इधर से 10 मॉलिक्यूल आए तो इधर से 2 गए, तो कितना हो गया, रिजल्टेंट 8 आया। तो आप क्या बोलेंगे कि रिजल्टेंट वर्ड ये है। हम लोग क्या करते हैं, हम इसको रटते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ऐसे बोलते हैं। हायर कंसंट्रेशन, ध्यान रखिएगा, हायर कौन, ये एनसीईआरटी भी बोलती है, सॉल्वेंट को मूव करना है, तो ये गाढ़ा है, ये पतला है, ये तो कहेंगे, यानी कंसंट्रेशंस कम है और ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या बोलेंगे, इधर कंसंट्रेशंस कम है, तो कहेंगे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उधर मूव करेगी, उधर से जाएगी जिधर कंसंट्रेशंस कम होगा, यानी सॉल्वेंट खुद ज़्यादा होगी। तो यहाँ डिफिनेशन नीचे लिख लीजिए, डिफिनेशन लिखिए, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, the flow of solvent from dilute solutions, the flow of solvent from dilute solutions to concentrated solutions, the flow of solvent from dilute solutions to concentrated solutions across semi-permeable membranes, across semi-permeable membrane, across semi-permeable membranes। तो अब सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन क्या होंगे, एसपीएम क्या हो सकते हैं। आप अगर एसपीएम की एग्जाम्पल देखा जाए तो एनसीईआरटी में जाओगे तो कई सारे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे एनिमल मेम्ब्रेन्स, ठीक है, एनिमल मेम्ब्रेन्स कह सकते हैं, सिलोफेन कह सकते हैं, जैसे यूनिब्लेडर्स हैं, ये सब जो हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन होते हैं। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स भी होते हैं, जैसे बनाए गए हैं CuFeCN का होल 6, Cu2FeCN का होल 6, ये सब जो है
सेमी मेम्ब्रेन्स होते हैं, एसपीएम होते हैं, ये छोटे छोटे जो होते हैं पार्टिकल्स मतलब पोर होते हैं, इसमें से सिर्फ सॉल्वेंट मूव करती है। अब ये एसपीएम से मूव करें तो इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस से अब क्या आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर्स। तो आपको मैंने डिफ्यूज़न बताया कि कोई पर्टिकुलर नहीं है, उसमें जो है सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों मूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कहा एसपीएम। अब यहाँ पे सॉल्वेंट अगर इधर से मूव करेंगे, ठीक है, तो ये सोल्यूट पार्टिकल है, इसका मूवमेंट नहीं होगा, सोल्यूट मूवमेंट नहीं करेंगे। तो ये सॉल्वेंट मूव करेंगे, ये सॉल्वेंट मूव करेंगे, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो है ये फ्लो होता रहेगा। एक कंडीशन आएगी कि इधर के सॉल्वेंट भी मूव करेंगे। हो सकता है कम मूव करें, इधर से 10 मूव कर रहे हैं तो इधर से 2 ही जाएंगे, तो रिजल्टेंट मूव क्या होगी, तो रिजल्टेंट यही कहेंगे कि जो है सॉल्वेंट मूव फ्रॉम कहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन वर्ड बोला जाए। अच्छा मान लो, चलो हम इसको सॉल्यूशन से एक्सप्लेन करते हैं। मान लो हमने इसे सॉल्यूशन कह दिया, सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड, ये भी कह सकते हैं, दोनों सॉल्यूशन कह दिया। तो क्या कहेंगे, ये सॉल्यूशंस में क्या होगा, ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, डाइल्यूट है। ये सॉल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेटेड है। अब क्या बोलेंगे, अगर सॉल्यूशन में लगा देते हैं तब भी यही कहेंगे कि सॉल्वेंट पार्टिकल या मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशंस। ये सॉल्यूशन में कह सकते हैं, सॉल्वेंट को मूव करा रहे हैं, तो सॉल्वेंट जहां पे ज़्यादा होगा उधर तो कहेंगे। तो सॉल्वेंट भी वर्ड कह सकते हैं कि सॉल्वेंट पार्टिकल मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, से भी कह सकते हैं थ्रू सेमी पोलर मेम्ब्रेन्स, अगर इस मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करते हैं। अब आता है ऑस्मोसिस से ऑस्मोटिक प्रेशर्स। यही ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसे हमें पढ़ना है। तो आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर्स पे। अब ये रहा, एनसीईआरटी में जो है इसको सॉल्यूशंस ना कह के इन्होंने सॉल्वेंट कहा है, तो सॉल्वेंट कहते हैं। ये रहा सॉल्वेंट, और ये आपका जो है सॉल्यूशंस है। होगा क्या, यहाँ पे आप लगा दीजिए पिस्टन्स, पिस्टन लगा दिया, और यहाँ पे आपने पिस्टन लगा दिया। कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, सॉल्वेंट मूव कर रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, इस पिस्टन से इधर पिस्टन लगाओ, इधर पिस्टन न लगाओ। अच्छा ये बताओ, इस पे तो कुछ ना कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो कितना होगा, मान लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, तो इस पे भी तो उतने लगेगा। तो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर लगेगा उधर इधर लगेगा। तो हम मान लो पी मान लेते हैं, पी ये रहा, तो पी इतना भी इस पे भी लगेगा, इस वाले पे, ये भी पी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। करना क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ये मूव कर रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं ना, तुम्हें क्या करना है, स्टॉप्स। तो स्टॉप कब करेंगे, इस पिस्टन को दबाओ। तो अगर ये दोनों पी पी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। कितना लगा दें प्रेशर, यहाँ पे लगा दें प्लस पाई, इसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर्स। क्या कहेंगे कि हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं कि जो ये सॉल्वेंट मूव कर रहा है ये स्टॉप हो जाए। तो कहेंगे सॉल्वेंट्स, जो मॉलिक्यूल मूव कर रहा था, इसने आपने प्रेशर ऊपर से लगा के स्टॉप किया, और यही प्रेशर कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। नहीं समझ आया, इधर भी सेम था, मेम्ब्रेन लगा हुआ था, उधर से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतने इसमें भी है। हमने किया क्या भाई, आप ये तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्वेंट मूव कर रहे हैं, इधर आ रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, सॉल्वेंट आ रहे हैं, हमें सॉल्वेंट को रोकना है। तो सॉल्वेंट अपने थोड़ा रुकेगा, उसको रोकना होगा ना। तो ऐसा थोड़ा कि जाके इसमें अंदर चले जाए और रोक दें हाथ से, नहीं, आप प्रेशर लगाइए। तो जब आप ऊपर प्रेशर लगाएंगे, ये प्रेशर लगाया, तो जब इसका फ्लो जो है प्रेशर इस पे जाएगा, तो जो इधर से वाटर आ रहा था, मतलब मॉलिक्यूल आ रहे थे सॉल्वेंट के, वो रुक जाएंगे। तो आपने रोक दिया, स्टॉप कर दिया, और इसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये लाइन लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या ये जो मूव कर रहा था, तो इधर के सॉल्वेंट नहीं मूव करेंगे क्या? अगर इधर का सॉल्वेंट मूव, इधर का सॉल्वेंट नहीं मूव करेगा, करेगा। ये ध्यान रखिएगा, वही बताया था कि दोनों तरफ फ्लो होती है, इधर ज़्यादा होगी उधर कम होगी, सॉल्वेंट इधर भी हैं, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो लिखिए ऑस्मोटिक प्रेशर्स, इसको बोलते हैं पाई से, और इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफिनेशन लिखिए, लिखो द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, द नेट
movement of solvent molecule, net movement of the solvent molecules from lower concentrations to higher concentrations can be stopped by applying external pressures. Can be applying external pressures. Can be applying external pressures over the solution sides. Over the solution side. Over the solution side. आपने क्या किया? सोल्यूशन साइड से प्रेशर लगाया और प्रेशर लगा के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो फ्लो कर रहे थे उसे स्टॉप कर दिया। इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर्स। और कुछ कर दीजिए, आप अभी स्टॉप किया था, अगर और प्रेशर लगा देंगे तो ये रिवर्स हो जाए, तो आपको पढ़ाएंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, आप मिलेगा आगे क्या होता है, अभी यहीं तो जानिए। तो ये आपके जो हो गए ऑस्मोटिक प्रेशर्स। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, होता क्या है, एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस एक्सपेरिमेंटली आप कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, तो आप जानते हैं कि इसमें और चाहे इसमें अगर ये सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, तो ये कंसंट्रेशन कम वाला है, ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और अगर आप ये कहते हैं कि ये सॉल्यूशन से ये सिर्फ सॉल्वेंट है तो ये भी ले सकते हैं। सॉल्यूशंस वर्ड इस्तेमाल करो चाहे सॉल्वेंट से इस्तेमाल करो, देखना होगा कि सॉल्वेंट का फ्लो किधर से होगी। अब एक चीज़ है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो आपने ये जो किया है पाई, ये क्या है, तो ये होता है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम के। एम क्या है, ये मोलरिटी है। मोलरिटी किसकी, सॉल्यूशंस की। अब मोलरिटी अगर एक्सप्लेन करते हैं, इसे बोलते हैं मोलरिटी। मोलरिटी अगर आप मोलरिटी की वर्ड एक्सप्लेन करते हो तो डिफिनीशन क्या है मोलरिटी का, पढ़ाया था, एम इक्वल टू क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, किसमें, इन लीटर में, ठीक है, इन लीटर में, यानी 1 लीटर का हूँ, ठीक है। ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, देखो बताया था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, याद करो, ये पार्ट था सोल्यूट का, ये है MB ml में अपॉन 1000, ये पार्ट था सॉल्यूशंस का। यही तो लिखा है, M इक्वल टू क्या, ये क्या लिखा है, मोल, और V से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये मोल तो फिर आ गया है, देखो मोल आ गया। इसका मतलब अभी तो पढ़ा है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट्स, वो आयन के फॉर्म में हो, एटम के फॉर्म में, मॉलिक्यूल के, यानी सोल्यूट्स के। सोल्यूट से ये मतलब नहीं किस चीज़ से बनी है, नेचर क्या, इससे मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये प्रूव है कि ये किस पे, ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अरे फिर नंबर आ गया, फिर मोल आ गए, देखिए नंबर ऑफ मोल्स आ गए, यानी नंबर आप डिपेंड करती थी। तो ये एक्सपेरिमेंटली क्लियर हो गई कि ये डिपेंड करती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही है। तो इससे आगे चलते हैं, इस वाले को अगर इसको आप कहेंगे तो ध्यान देते हैं, जब ये आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसका कुछ टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टी के, और टी क्या है, टेम्परेचर्स, और टेम्परेचर किस में लेंगे आप, टेम्परेचर ऑफ केल्विन में लेंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो पाई
ये अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा R, और कहेंगे पाई CRT, या C कह सकते हैं या M कह सकते हैं, M भी कह सकते हैं। अगर C कहोगे तब वो मोलरिटी है, M कहोगे तब वो, तो चाहे C ले लो, NCERT ने C कहा है, आप M ले सकते हैं, M कह दीजिए, MRT। या अगर आप M इक्वल टू किससे कहते हैं, C से, कंसंट्रेशन कहते हैं, मोल अपॉन लीटर कहते हैं, तो यहाँ C कर देना, तो ये NCERT की तरह हो जाएगी CRT, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। M भी मोलरिटी है और C भी मोलरिटी है, यानी मोल अपॉन लीटर्स है, मैंने दोनों कर दिया। अब इसे जो है यूनिट के फॉर्म में रखना होगा, तो लिख लो, पाई तो आपका पता हो गया क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और डिफिनीशन मालूम हो गया। M या C क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी है, मोल अपॉन लीटर है, आपको पता हो गया, मोलरिटी लिखा है, यानी C जो कहेंगे ये कहेंगे मोलर कंसंट्रेशन से, R क्या है, यहाँ सोल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं, और आगे आपने पढ़ा होगा PV इक्वल टू NRT, वहाँ गैस कांस्टेंट कहते हैं, तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये सोल्यूशन में यूज किया गया था, वो गैस में यूज किया गया था, तो ये सेम है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, सोल्यूशन कांस्टेंट, और वहाँ गैस कांस्टेंट कहते थे। ये R की जो वैल्यू होती है ये अलग अलग होती है, कभी जैसे यूज करना होगा तो आप कर सकते हैं, जैसे मान लो 1 एटमॉस्फेयर है तो यूज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, 760 mmHg में यूज कर लीजिए, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अगर पास्कल में यूज करना चाहते हैं तो 1.013 10 के पावर 5 1.035 जो होती है पास्कल होता है। यूनिट चेंज कर सकते हैं आप, जिसमें आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप जो है R की वैल्यू डिपेंड करती है किस में लेना चाहते हैं, और गैस कांस्टेंट में आप जानते हैं कि R की वैल्यू कितनी होती थी, ठीक है, तो R इक्वल टू 0.08314, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं हम लेते थे, कब लेते थे, जब हमें ज़रूरत पड़ती थी उस हिसाब से लेते थे। अब इसको जो है कब यूज करेंगे, तो यहाँ लिख लीजिए लीटर एटमॉस्फेयर, R की वैल्यू जो है, R की वैल्यू किस में लेंगे, तो लिखिए चाहे बार में लीजिए चाहे एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये। अब ये R की जो वैल्यू है आपकी, ये आप नोट कर लीजिए, इसमें चेंज कर सकते हैं कि वो किस में पूछता है, बार में है, पास्कल में है, किस में पूछता है, ठीक है। 1 बार इक्वल टू 10 के पावर 5 जो होती है पास्कल होती है, 1 बार इक्वल टू 10 के पावर 5 पास्कल, तो यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। और देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं, इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन देखता हूँ। NCERT का जो है आपका एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। इस पे क्वेश्चन अक्सर आता है। आप इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, जैसे ये फार्मूला बनाया था ना भाई, पाई इक्वल टू क्या है, M या C जो भी कहना चाहते हो, CRT, तो पाई इक्वल टू ये C क्या है, मोल अपॉन लीटर, तो या N अपॉन B कह दें, RT कह दें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई B इक्वल टू क्या हो जाएगी, NRT। अरे ये तो गैस कांस्टेंट बन गया, P इक्वल टू NRT वाला ही है कि नहीं, तो वही उसी से बना ही है। तो और चेंज करते हैं, ये हो गया पाई B, ये हो जाएगा N इक्वल टू क्या होगा, मोल अपॉन लीटर किसका, सॉरी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसका, सोल्यूट का, RT ये कह सकते हैं। कभी कभी मॉलिक्यूलर वेट को हम, जैसे मॉलिक्यूलर वेट को हम सिंपल दे देते हैं कि हमारा मॉलिक्यूलर वेट है, तो बराबर हम M कह दें, यहाँ M कह देंगे, तो पाई V इक्वल टू WM RT, M को इधर ले आते हैं, तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, WRT अपॉन पाई V, ये ध्यान देना। इसका कई सारे यूनिट हो सकती है, जिसमें आपको एटमॉस्फेयर में है, बार में है, पास्कल में, उसमें देखिएगा। ये जो है V जो है वॉल्यूम है किस में लेंगे, लीटर में, ml में नहीं, वॉल्यूम किस में होगी, लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, और किस में होगा, लीटर के अंदर। ये एक क्वेश्चन नोट करो, ये आप चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नोट करिए, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ नहीं किया हूँ, मैंने चेंज कर दिया है, ये लिखा है मोल अपॉन लीटर्स, तो एक V इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया NRT, इसको चेंज कर दिया,
तो इसको m को मैंने इधर ले लिया तो WRT ये हो गया और पाई भी इधर मल्टीप्लाई नीचे कर डिवाइड कर दिया तो फार्मूला बन गया। तो इस फार्मूले पे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया है, उस पे आते हैं। इसका क्वेश्चन जो है देख लो। तो ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो है 2.11 का है। तो क्वेश्चन जैसे लिखा है वैसे पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशंस कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो ग्राम दिया है, प्रोटीन 1.26 ग्राम, प्रोटीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर्स, टेम्परेचर दिया है कितना 300 केल्विन, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है पाई आपका 2.57 इंटू 10⁻³ बार, ये दिया है। कह रहा है कैलकुलेट मोलर मास यानी m दिया है, पूछ रहा है। वॉल्यूम दिया आपका ये 200, तो 200 को डिवाइड कर दो, हाँ 200 जो डिवाइड कर दो, सेंटीमीटर ये क्यूब है, छूट गया है ये। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.2, ठीक, लीटर में हो गया। ये कुछ करना नहीं है, जो आपके पास फार्मूला बना वैसे फार्मूला रख दो। m बताया था अभी, ठीक है, m इधर ले आए थे, तो W क्या था? WRT अपान पाई भी इसी पे रख दीजिए। तो W आपका कितना है 1.26, R की वैल्यू जो है 0.0813 इंटू T 300 डिवाइड बाई ऑस्मेटिक प्रेशर 2.57 10⁻³ और वॉल्यूम जो है आपका 0.2। ये सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल बेस फार्मूले पे रख दीजिए, ठीक है। तो आपका ये सॉल्व जब करोगे एनसीईआरटी में देखिएगा 61022 ग्राम पर मोल, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, इससे करिएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी जो है आपका इंटेक्स्ट है। आते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, ये इंटेस्ट क्वेश्चन होती है, जब एग्जाम्पल के बाद इंटेस्ट क्वेश्चन होता है तो उसमें जो है 2.12 का क्वेश्चन है। कैलकुलेट दी ऑस्मोटिक प्रेशर्स इन पास्कल। आपकी बोला है कि आपको पास्कल बताना है, तो मैंने अभी यूनिट लिखा था, ध्यान रखिएगा, वो यूनिट का खेल है ये पास्कल। एक्सर्टेड बाई ए सोल्यूशन प्रिपेयर्ड इन डिजॉल्व इतना ग्राम ऑफ पॉलीमर्स ऑफ मोलर मास। तो जो दिया हो उसे लिखते चलो। तो वेट कितना दिया है 1 ग्राम, मोलर मास कितना दिया है 18500, ठीक है, ये दिया आपका। वॉल्यूम कितना दिया है 45 ml दिया है, ml। तो इसको डिवाइड कर लो यहीं पे 1000 से, तो किस में हो जाएगा ये लीटर में, तो 450 यानी लीटर हो जाएगा, ये आपका लीटर में हो गया, ठीक है। टेम्परेचर दिया है कितना 3 सेंटीग्रेड में दिया है, इसको आप 273 इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 7 3 10 और 7 3 10 11 310 केल्विन हो जाएगी। उसी फार्मूले रखिए, क्योंकि पूछा क्या है यहाँ पे, आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, तो वही सेम फार्मूला है। तो अभी जो हमने लिखा था m वहाँ लिखेंगे पाई, WRT क्या कहेंगे m इंटू वी। मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप चाहें तो वही लिखें पाई भी, पाई इक्वल टू CRT करके उसी से लिख सकते हो। तो ये पूछा है, W कितना दिया है 1, R कितना है 0.0, ठीक है 8314, T कितना दिया है 310, M कितना दिया है 18500, वॉल्यूम कितना दिया है 450। इससे करेंगे तो इसको चेंज करना होगा आपको। क्यों चेंज करना होगा? क्योंकि तो आपने रखा है 0.083 इतना, किस में है ये अभी आपको बताया था लीटर एटमॉस्फेयर वाला है, किस में चेंज करना है पास्कल के अंदर। तो इसको सॉल्व करिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो पास्कल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी पास्कल में चेंज नहीं हुआ है, सॉल्व करो। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये नियर अबाउट आएगी आपकी 3090, ठीक है।
और जो है पॉइंट भी रहेगा इसको 10 के पावर, क्योंकि देखो आप जो है 10 के पावर -3 ये आएगा, फिर इसमें जो है आप मल्टीप्लाई करोगे 10 के पावर 5 से, तो ये तो लीटर एटमॉस्फेयर हुआ, 10 के पावर 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा पास्कल। तो कितना पास्कल होगा? 3.90। ये हमने एक साथ कर दिया है, पहले इसको करोगे फिर अभी आपको यूनिट लिखवाया था उसे देख सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे इसको पूरा तो इतना आएगा, 10 के पावर 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तब जाके पास्कल में चेंज होगा, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था कि एक बार या एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 10 के पावर 5 कितना होता है? पास्कल। तो सॉल्व करके देखो, मैं अब आर के वैल्यू पास्कल में रखता हूँ डायरेक्ट। तो आर की वैल्यू अगर जैसे हमने बताया एटमॉस्फेयर में रखते हैं, तो देखो एटमॉस्फेयर में क्या है, आर इक्वल टू जो वैल्यू होती है 0.08314 होती है, ये होती है लीटर, हैं लीटर बार या एटमॉस्फेयर, ठीक है, मोल केल्विन ये रहा। अब यही मैं चेंज कर देता हूँ, देखो ये तो एटमॉस्फेयर में है, तो अभी क्या बताया, एक एटमॉस्फेयर बराबर ये, तो पास्कल में कितना करोगे? 10 के पावर 5 मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर यहाँ पे आप पास्कल करना चाहेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आर इक्वल टू 0.08314 इंटू 10 के पावर 5, ये हो जाएगा पास्कल आपका, लीटर पास्कल, एम इंटू के, ये आर की वैल्यू। आर की वैल्यू क्या रखोगे? 8.314 10 के पावर 3 कर लीजिए इसी को, तो आर 0.314 10 के पावर हो गया आपका 3, ये कर लिया। ये आपकी जो है दिया हुआ था ये है, और ये थी 185,000 है, यहाँ देखो हम 2 जीरो का 3 जीरो है, ये करेंगे, और ये आपका 0.5 है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा इतना पास्कल्स। तो आप यहीं चेंज कर सकते हो या आप पूरा साल पे चेंज कर सकते हो। तो ये आपकी जो है पास्कल में, ध्यान रखिएगा यूनिट किस में आ रही है ये करना होगा। अगला चीज़ देखते हैं, मान लो ये आपने सोल्यूशन बनाया, तो ये डिब्बा है, ये मान लो एसपीएम है आपका, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, होगा क्या अगर आस्मोटिक प्रेशर है, एक वर्ड है कि आइसोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। मान लो सोल्यूशन ये C1 है ये C2 है, दोनों सॉल्यूशंस हैं। अगर दोनों सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशंस ये भी है और सॉल्यूशंस ये भी है। फ़र्क क्या है? मूवमेंट का होना होगा। तो अगर मूवमेंट अगर इधर सॉल्वेंट का इधर सॉल्वेंट मूव करें, तो अगर आइसोटोनिक वर्ड क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए सेम, तो इसका मतलब ये P1 मान लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ये मान लेते हैं सॉरी π1 है π2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब ये जो है दोनों तरफ क्या हो जाएंगे सेम, यानी सॉल्वेंट का जो फ्लो है अब नियरली क्या हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर है, इसको बोले ऑस्मोटिक प्रेशर से। आइसोटोनिक बोलेंगे तो हम क्या कहेंगे, दोनों तरफ प्रेशर क्या हो जाए इक्वल। ये कौन सा प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, जो आपने रोका था उसे फ्लो रोका था, तो अब दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो अगर कोई ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो कंसंट्रेशन भी तो बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे मूवमेंट का फ्लो था इधर से था, अब क्या हो जाएगा, हमने क्या बोला, कब तक मूवमेंट होता रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, यानी दोनों तरफ का फ्लो बराबर ना हो जाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब कंसंट्रेशन भी सेम। तो आइसोटोनिक का मतलब क्या है, दो ऐसे सोल्यूशन हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, या दो ऐसे सोल्यूशन हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कब बराबर हो, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हो, या फिर कह सकते हैं दोनों के कंसंट्रेशन क्या हो, सेम हो, ये भी हो सकता है। फ्लो स्टार्ट हुई, दोनों तरफ क्या हो गई, फ्लो बराबर सॉल्वेंट, यानी दोनों के आप जो सोल्यूट होंगे इधर उधर क्या हो जाएंगे सेम। तो ये रहा आइसोटोनिक वर्ड, इस पे सवाल आता है। और देखते हैं क्या होगा, चेंज कर लेते हैं इसको। अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, पहला मान लो इसके सोल्यूशन के लिए, मान लो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये मान लो पहला मान लिया और ये दूसरा सोल्यूशन सेकंड है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या लिखा होगा, ये लिखा है मोल अपन वॉल्यूम, तो मोल को चेंज कर लेते हैं। देखो ये लिखा होगा मोल्स, अगर आप इसको पहले सॉल्व करेंगे तो कहेंगे मोल अपॉन लीटर्स, यानी वॉल्यूम किसके लिए, पहले के लिए, इक्वल टू क्या होगा, मोल अपॉन वॉल्यूम्स दूसरे के लिए। सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वेट्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट्स, ये रहा मॉलिक्यूलर वेट, इनटू वॉल्यूम्स, ये रहा किसके लिए, पहले का, ये बराबर हो जाएगा मोल
अपॉन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट्स, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम्स, ये दूसरे का हो गया। इस पे क्वेश्चन अक्सर आता है कि अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं तो क्या होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट पूछ लेगा, इसका इसमें है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या है। क्वेश्चन नोट करो, लिखो, तो इस पे सवाल लिखिए। 3% यूरिया सॉल्यूशंस, 3% यूरिया सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक्स। क्वेश्चन है 3% यूरिया सॉल्यूशंस इज isotonic with solution of X, with solutions of X having solution of X having 90 gram, having 90 gram it per liter, the molecular mass of X will be, ये है। तो 3% यूरिया है, किसके साथ है, X के साथ। मान लो इसमें यूरिया है, इसका पता नहीं क्या है X, और जो X क्या है उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता करना है। तो ये फार्मूला यूज कर लेते हैं इस वाले का। आइसोटोनिक है, इसका मतलब यूज करेंगे। तो वेट कितना दिया है 3, तो अगर ये वेट W दिया होगा 3 यूरिया का, तो वॉल्यूम कितना है 100 ml। ये तो 100 ml है, किस में लेना है आपको, लीटर में। तो डिवाइड कर दो, कितना आएगा 1.1 लीटर्स, ये रहा यूरिया का है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया कितना होता है NH2CO2, तो कितना होता है 60। इसका हो गया। X के बारे में क्या क्या दिया है, X जो है इसका वेट दिया है कितना है 90 ग्राम, और जो है ये पर लीटर में है, नहीं वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, और इसका मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा आपका, मॉलिक्यूलर वेट क्या है रख दीजिए। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ये है। तो वेट कितना दिया है इसका 3, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है 60, और इसका वॉल्यूम कितना है 0.1। इसका वेट ये 90 दिया है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता M मान लेते हैं, और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर्स, ये रहा। ये इससे हट जाएगा, ये जगह इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे ग्राम पर मोल, मॉलिक्यूलर वेट पता हो जाएगा। तो ये जो है आपके क्वेश्चंस हैं। कभी कभी सवाल ये भी इसमें आता है, हाइपरटोनिक क्या होते हैं, हाइपोटोनिक क्या होता है। तो आप समझ सकते हैं, हाइपो का मतलब क्या कम, और हाइपर का मतलब ज़्यादा। तो आप ये चीज़ एग्जाम्पल से देख सकते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं कि किसी चीज़ को आपने डाला, मतलब किशमिश को डाला, किशमिश फूल गई, तो इसका मतलब क्या होगा। आप जानते हैं कि वाटर का फ्लो हमेशा कहाँ होगी, लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ पे सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा हो, सोल्यूट की मात्रा कम हो। तो वो अगर किशमिश फूल गई तो इसका मतलब क्या है, वाटर कहाँ चला गया, किशमिश के अंदर। यानी जो वाटर है आपका वो कंसंट्रेशन कम है, सोल्यूट की मात्रा है ही नहीं, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो कहेंगे लोअर कंसंट्रेशन बोलेंगे। अगर कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कम होगा, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होगा ज़्यादा, तो सॉल्वेंट अगर आपको फ्लो कर गई तो अंदर हो जाएगा, तो किशमिश फूल जाएगा। तो आपने नाम सुना होगा इंडोऑस्मोसिस ऐसे करके, एक होता है एक्सोऑस्मोसिस, सुने होंगे। क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाए, कोई चीज़ कोलेप्स कर जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि किस में आप डालते हैं, हाइपर सॉल्यूशंस है या हाइपो सॉल्यूशंस है। अगर ज़्यादा कंसनट्रेट वाला सॉल्यूशंस है तो उसकी पानी खुद निकाल लेगा। जैसे आपने पिकल्स अचार देखा होगा, तो अचार में क्या होता है, जैसे वहाँ पे बैक्टीरिया फ्लो जाती है, गिरती है, तो बैक्टीरिया का पानी निकल जाता है। और बैक्टीरिया का पानी निकल गया तो इसका मतलब क्या हो गई, बैक्टीरियल डिसीज हो गई, बैक्टीरिया मर गई। अभी आप ही हैं, आप कहीं जाइए और जो है आपका पानी निकल जाए तो आप समझ सकते हैं आपकी लिसिस हो जाएगी।
तो जैसे आपकी बॉडी जो है नमक में रख देते हैं, तो आप समझ सकते हो बॉडी की पूरी पानी की निकाल लेती है। क्या हो जाएगा, बॉडी का जो फ्लूइड्स है कहाँ चले जाएंगे, नमक के अंदर। तो मूवमेंट किधर हो गया, बाहर की तरफ, तो वो चीज़ कोलैप्स हो जाएगी। फ्लावर्स को आप रख देते हैं पानी में तो बहुत दिन तक फूला रहता है, फ्लावर मुरझाता नहीं, तो फ्लावर्स की पानी नहीं निकलती है, तो फ्लावर्स के अंदर पानी चला जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक्स है। कंसंट्रेशन अगर वो ज़्यादा है और जो चीज़ आपने रखा है उसका कंसंट्रेशन कम है, तो आप समझ तो उस चीज़ की पानी बाहर निकल जाएगी। जैसे हमारी बॉडी फ्लूइड्स है, बॉडी में फ्लूइड होता है। अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में एक तो लाइन लिखा होता है कि अगर आप देखा जाए तो एक वर्ड उसमें होती है 0.9%। ये क्या होता है, NaCl। जब एनसीईआरटी पे जाएंगे पेज नंबर तो 54 पे लिखा होगा मास अपॉन वॉल्यूम्स, ये होता है W/V, ये NaCl होती है, ठीक है। तो इसका मतलब इंट्रावेनस इंजेक्शंस करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ती, आराम से उसमें चली जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो आइसोटोनिक्स है यानी मेंटेन है। कभी कभी बॉडी की फ्लूइड्स बाहर आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी की फ्लूइड जब बाहर आई है तो आप समझ सकते हैं कि बाहर कैसा होगा, कंसंट्रेटेड, और अंदर क्या है, कम है। तो बाहर निकल गई है तो कोई चीज़ पिचक जाएगी। आपके बॉडी के अंदर कोई चीज़ चली जाए, इसका मतलब क्या है कि बॉडी कंसंट्रेटेड है, बाहर की चीज़ क्या है, डाइल्यूट है। तो हाइपर और हाइपो वर्ड इससे ली जाती है 0.9% W/V NaCl, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, हाइपर और हाइपो जो है, ये चीज़ें आप बायोलॉजी में भी पढ़ते होंगे। एक चीज़ और होती है, उसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है, अभी जो आप फ्लो बना रहे थे ना, ये फ्लो, तो आप जो है इतनी ज़्यादा प्रेशर लगा दीजिए कि वो चीज़ कहाँ हो जाए, उल्टा। अभी तो स्टॉप किया था, किसको स्टॉप किया था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को। अब क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो जो है उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगी, इधर फ्लो होने लगेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी, जो समुद्र की पानी होती है, आप देखे होंगे, उसको प्यूरिफाई की जाती है, या फिर आपका जो एक्वागार्ड होता है वो भी यही करते हैं। तो होता क्या है, रिवर्स चीज़ें होती हैं। सॉल्वेंट अगर आ रही, डायग्राम दिखाया था, तो आपने इधर से प्रेशर लगाया, जब प्रेशर लगाया तो रुकी हुई है, सॉल्वेंट रुका हुआ है, तो प्रेशर नाप लिया तो उससे बोलते हैं जो बाहर से प्रेशर लगाया, ऑस्मोटिक प्रेशर्स। अब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर्स और बढ़ाना होगा, क्या हो जाए, सॉल्वेंट जो आ रही थे वो रिवर्स हो जाए। तो आपकी क्या होगा, आपकी आप ये देखेंगे कि सॉल्वेंट के अंदर जो है जो मॉलिक्यूल थे वो भी उल्टा जाने लगे। तो जब अगर सॉल्वेंट यहाँ सॉल्यूशन जो बना हुआ था उस सॉल्यूशन से जाने लगे तो सॉल्यूशन और भी कंसंट्रेट हो जाएगा। अभी क्या था, डायग्राम दिखाया था आपको, डायग्राम फिर से देख लो। यहाँ पे आपने जो है पिस्टन लगाया था, आपका ये मेम्ब्रेन था SPM, ये आपका सॉल्यूशन था, ये सॉल्वेंट था। ये सॉल्वेंट का मूवमेंट इधर हो रहा था, SPM के थ्रू आ रहा था। आपने देखा किया क्या कि जो है आपने जो सॉल्यूशन था तो आपने क्या किया, स्टॉप किया कि नहीं किया, क्योंकि आपने जब प्रेशर लगाया तो यहाँ भी प्रेशर था P एटमॉस्फेयर, यहाँ क्या किया था, यहाँ भी प्रेशर था P एटमॉस्फेयर। आपने प्रेशर क्या लगाया, पाई, यानी जो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर था, और ये प्रेशर जो है सॉल्वेंट को यहाँ पे आने से रोक दिया, स्टॉप कर दिया, रुका हुआ है। अब क्या कर दीजिए, और उल्टा, उल्टा का मतलब और प्रेशर लगा दीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप पाई लगा रहे थे प्रेशर्स, क्या करना पड़ेगा, इससे कम या ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा अगर आप P एक्सटर्नल प्रेशर और लगा दीजिए तो ये मूवमेंट किधर हो गई, तो आपका सॉल्यूशन था ये, अब मूवमेंट किधर आने लगी, इधर, इधर आने लगी। तो अब ये पानी कैसा बन जाएगा, सॉल्यूशन था तो पानी तो और गाढ़ा हो गया और साल्टी हो गई, जो पानी था वो उल्टा करने लगे तो और क्या हो गया, और गाढ़ा।
तो ये एक साल कैसा बन जाएगा, साल्ट। साल्ट का मतलब क्या, मान लो समुद्र वाला पानी है तो नमक हो जाएगा। तो जो समुद्री एरिया है वहाँ पे यही होता है। तो आप अब इन दोनों प्रेशर्स को देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर था प्लस पाई प्रेशर था, ये था ना, तो दोनों मिला के आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप ये कह दीजिए सिंपल तरीके से कि हमारा पी एक्सटर्नल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाए किससे, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो इसके अंदर कौन कौन होगा, एक तो आपने बाहर से लगाया एक्सटर्नल प्रेशर्स जो स्टॉप किया था, अब उससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा आपको। तो ये भी कह सकते हैं कि पी एक्सटर्नल प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो ये पानी जो है अब इधर आएगी, फ्लो करेगी सॉल्वेंट वाली, तो क्या करेगी, यहाँ बूंद बूंद गिरने लगेगी। तो इसको आप क्या करते हैं, ऐसे पानी को प्यूरीफायर में यूज की जाती है। ध्यान दीजिएगा, सॉफ्ट पिस्टन्स, तो ये काम कब होगा, जब पिस्टन लगाएंगे तब हो पाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। नहीं समझ में आया, फिर समझाता हूँ। ये आपने समुद्र या नमक वाली पानी, या आपने फ्रेश वाला पानी, दोनों को जोड़ दिया, स्विमिंग लगा दिया, तो क्या होगा, हमेशा जो फ्रेश वाली वाटर है या सोल्यूशन रहेगा इसमें आना चाहेगा। तो आप इधर पिस्टन लगाए हैं तो पिस्टन लगाइए, तो पिस्टन जब दबाएंगे तो क्या होगी, जो ये वाटर सॉल्वेंट आ रहे थे मूव करके, इनको रोक दिया आपने, रुकी हुई है, प्रेशर नाप लिया, तो वो प्रेशर जो है आपका क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर आपने क्या कर दिया कि और पिस्टन को दबा लगाया जाए, और ज़्यादा लगा दिया जाए। जितने ज़्यादा आप लगाएंगे तो क्या होगी, जो सॉल्वेंट फ्लो कर रही थी, स्टॉप थी, वो अब क्या करेगी, उल्टा जाने लगेगी, इधर मूवमेंट होने लगी, यानी फ्रेश वाटर की तरफ जाने लगेगी। तो ये जो है साल्ट बन जाएगा, साल्टी कहलाएगी, और इसी को आपको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक है, और नेक्स्ट टॉपिक में जो है वांट ऑफ फैक्टर पढ़ाया जाएगा।